नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि चीन ने गलवान घाटी के सामने एलएसी के किनारे तोप और टैंक तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से कम 16 टैंकों की मौजूदगी का पता चलता है। इससे पहले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने तस्वीरें जारी की थी, जिनसे खुलासा हुआ था कि चीन ने लद्दाख सीमा के पास फाइटर जेट तैनात किए हैं। मई में 2 बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, हालांकि दोनों ने ही इसे ठुकरा दिया। भारत राजनयिक तरीके से मामले को सुलझाने पर जोर दे रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की चुप्पी से अटकलों को बल मिल रहा है और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो रहा है। सवाल यह है कि अगर एलएसी पर वाकई इतना टेंशन है तो फिर यह बात देश से क्यों छिपाई जा रही है? देश के सामने सच क्यों नहीं रखा जा रहा? सरकार विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं ले रही है? क्या देश को सच जानने का हक नहीं? आखिर इसके पीछे सरकार की क्या रणनीति है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम अगले आधे घंटे विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व राजनयिक सुधीर देवारे, वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार और कांग्रेस नेता शिव भाटिया। शुरुआत करते हैं पूर्व राजनयिक सुधीर देवारे जी से। सुधीर जी, अभी जिस तरह से आक्रामकता चीन की ओर से हमें नजर आ रही है इस कोरोना काल में, आखिर इसकी वजह आप क्या देखते हैं? ये जाहिर हो रहा है कि चीन ने जो ये आक्रामक पोजीशन अभी जो शुरू की है कुछ दिनों से, करीब 3-4 हफ्ते हुए, उसमें हांगकांग के खिलाफ है, ताइवान के खिलाफ है, साउथ चाइना सी में है और अभी भारत के एलएसी पर है। तो भारत के खिलाफ जो उन्होंने जो अभी जो ये पोजीशन ली है वो एक उनकी विस्तृत जागतिक आक्रामकता का एक हिस्सा है, ऐसा लग रहा है। चीन और यूएस के साथ उनके संबंध बहुत बिगड़े हुए हैं। उनके एक तरफ का जो कोल्ड वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, और कोविड के मामले में चीन बहुत ही दबाव में है। चीन पर काफ़ी WHO में जो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई, तो चीन ये दिखाना चाहता है। और जैसे उनकी अभी जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई PLA की, उसमें भी शी जिनपिंग ने दिखा दिया है कि चीन किसी से डरता नहीं है। चीन दिखाना चाहता है दुनिया को कि हम अभी पहले से करीब करीब नंबर 1 पावर बन गए हैं और हमें कोई दबाव हमारे पर कोई दबाव नहीं ला सकता। और ये दिखाने के लिए शायद भारत के खिलाफ अभी गलवान वैली में, पोंगलोंग त्सो में इन्होंने और साथ साथ नकुला में भी, नॉर्थ सिक्किम में जी, लगता है पहली बार कई सालों के बाद 4 जगह एक ही समय पे चीन ने ऐसा ये हमारे खिलाफ ये आक्रामक पोजीशन लिया हुआ है। पहले तो 2-3 हफ्तों में बातचीत के बाद ये सब ऐसे जो सवालात थे वो निपटा जाते थे, और जो बॉर्डर मैकेनिज्म्स हैं यानी लोकल आर्मी कमांडर किए हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पे मामला सुलझा जाता था। अभी करीब करीब 3 हफ्ते हो गए जैसे पहले यानी उनका जो आंतरिक मसला है चारों तरफ, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है और फिलहाल उसकी एक आक्रामकता हमें देखने को मिल रही है। और ऐसे में जाहिर है देश में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। नवीन कुमार जी, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार इस पर सफाई दे या स्पष्ट करे, तो इसमें गलत क्या है? इस समय देश को जानने का हक है। जिस तरह से चीन आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है कि आखिर उसका मुकाबला हम कैसे कर रहे हैं? सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बात कही नहीं जा रही, और हद तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के जब कहते हैं कि उनकी बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, तो हम अनौपचारिक रूप से उसका खंडन होता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्या राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं इस मामले में? नवीन जी। पंकज भाई, वैसे तो ट्रंप साहब ही इस बारे में ज़्यादा बताएं तो बेहतर, अच्छा है। लेकिन फिर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अक्सर वो मैं देखता हूँ सुबह 4-5 बजे के आसपास 10-15 ट्वीट ट्रंप साहब कर देते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। उसके बाद दुनिया इधर से उधर उनके बारे में एनालिसिस करती रहती है।
हमें अपने देश के प्रधानमंत्री की बात पर सबसे अधिक विश्वास होना चाहिए, देश का नागरिक होने के नाते, बनिस्बत की दूसरे देश के किसी भी नेता या फिर किसी राष्ट्राध्यक्ष के बयान पर। हम जब देश के प्रधानमंत्री ने साफ एक बार सरकार ने कह दिया कि उनसे कोई बात नहीं हुई, तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता। ये सवाल बड़ा बेमानी है कि ट्रंप से उनकी बात हुई नहीं हुई, इस प्रकार का। नवीन कुमार जी, औपचारिक खंडन नहीं आया है, एनोनिमस खंडन है। एनोनिमस भाई पंकज भाई, अनोनिमस इसलिए कि औपचारिक अनौपचारिक की बात तब सरकार की तरफ से कह देगा, मुझे मालूम नहीं है औपचारिक क्या होगा। इस सरकार का अगर एक अधिकारी बताता है केंद्र सरकार का इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई, तो बस वो उतना ही काफ़ी है। इसके लिए प्रधानमंत्री आकर के बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि विपक्ष जब ये कह रहा है कि उस मामले पर सफाई दे, पहली बात, हम अपने देश की सीमा को सुरक्षित करने में सक्षम हैं और हम ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर के काम करने वाले नहीं हैं। सब जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने सीमावर्ती राज्यों के अंदर सड़कों को बनाने का निर्माण किया हो, सीमा तक पहुंचने तक का काम किया हो, जिसके कारण चाइना की बौखलाहट है, चाहे वो लद्दाख के अंदर हो, चाहे वो डोकलाम में उसने देखा, आपने देखा हो तो वहां के अरुणाचल प्रदेश की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, सीमावर्ती राज्यों में जिस प्रकार से विकास किया है अपनी सेना के जवानों को सीमा तक पहुंचने के लिए, जिसके कारण चाइना अगर बौखला रहा है तो बौखला है ना। सब जानते हैं कि चाइना पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा है। सब इस बात को जानते हैं कि चाइना के ऊपर पूरे विश्व का दबाव है, क्योंकि कोरोना जैसी घातक बीमारी चाइना से ही निकली है। और अपनी उस दबाव को डाइल्यूट करने के लिए इस प्रकार की अगर वो घटिया राजनीति करता हो तो उसको हमको हमारे राजनीतिक दलों को उसके अंदर घी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। सेना सतर्क है, सेना के ऊपर विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल 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 नवीन कुमार जी, इस देश की जनता का, इस देश की सेना पर पूरा भरोसा है और सरकार पर भी पूरा भरोसा है कि कम से कम सीमा के प्रश्न पर किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है। शिव भाटिया जी, फिर आखिर आप लोगों को समस्या क्या है? क्या आपको नहीं पता है जो आप जानना चाहते हैं? आखिर चीन की नीति को लेकर आपके प्रश्न क्या है? देखिए, आपने मेरी बात का खुद ही जवाब दे दिया। अगर एक विपक्ष का नेता पूरे भारतवर्ष की जनता की तरफ से यह सवाल करता है कि कुछ कंफ्यूजन है, उसको आप क्लियर कीजिए, तो उसमें गलत क्या है? क्या सरकार को बताना नहीं चाहिए अपनी जनता को? पूरा देश अगर जहां तक सीमा की बात आएगी, जहां तक भारत की बात आएगी, एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा है और आगे पूरी विरोधी ताकतों के साथ लड़ने के लिए एकजुट रहेगा। ये सारा देश जानता है। लेकिन कुछ सवाल, जब अहमदाबाद में उन्हीं के नेता को रिसीव करने के लिए 45 दिन का अपना ट्रिप जापान का पोस्टपोन कर दिया जाता है और डोकलाम में उसी समय जब वो झूला झुला रहे थे तो वहां पर वो फौजें उतार देते हैं, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि कितना सेंसिटिव मामला है। उस सेंसिटिव मामले को इस तरह से इग्नोर कर देना। एक तरफ तो ट्रंप ट्वीट करते हैं, दूसरी तरफ एक छोटा सा अदना सा अधिकारी हमारा ट्वीट करता है। ये कहां का, एक कौन सी नीति के ऊपर हम चल रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है ऑफिशियल स्टेटमेंट की? तो पूछना कहां तक गलत है? उन्होंने बहुत सभ्य शब्दों में पूछा है कि देश जानना चाहता है कि वास्तव में सीमा पर चल क्या रहा है। इस पैराडेमिक के टाइम के ऊपर ऐसी क्या परिस्थितियां होगी कि हम यहाँ पर लड़ाई के एक मोर्चे पे खड़े हो गए और हमें कुछ पता ही नहीं है चल क्या रहा है। अधिकारियों से काम नहीं चलता। सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार को जवाब देना होगा। हम उस सरकार से जवाब मांग रहे हैं, हमें अधिकारी का जवाब नहीं चाहिए। अगर ट्रंप ने गलत बोला है तो बोलिए वो झूठ बोल रहे हैं। हम ट्रंप के लिए जवाब दे नहीं है, हम अपनी जनता के लिए जवाब दें। हमारी सरकार को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, अधिकारियों पे मत छोड़िए। ये चाइना और हिंदुस्तान की सीमाओं का मामला है। ठीक है, आपकी बात आ गई, 10 सेकंड मुझे फिर आएंगे आपके पास आएंगे। हम लोग सब एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रंजीत कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों के जानकार। रंजीत जी, फिलहाल जो स्थिति है, जिस तरह से आक्रामकता अचानक नजर आई है, आप इसको किस तरह से व्याख्यायित करते हैं? ये चीन के किन दबावों का नतीजा है और क्या सचमुच हमारी सरकार कुछ चीन को लेकर नीति पर स्पष्टता नहीं बना पा रही है? भारत और चीन के बीच लद्दाख पूर्वी इलाके में यह मसला पिछले 5 मई को ही शुरू हुआ था, जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच आपस में भिड़ंत हुई थी
और तब से दोनों देशों की ओर से सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होती जा रही हैं। चीन का दावा है कि भारत उस इलाके में नाजायज तौर पर ढांचागत निर्माण कर रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि चीन भी अपने इलाके में, नियंत्रण रेखा के अपने इलाके में ढांचागत निर्माण कर चुका है। भारत का भी हक बनता है। चीन ने भारत के इस दावे को चुनौती दी। भारत ने भी कहा कि वो ढांचागत निर्माण जारी रखेगा, और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन अब करीब 23-24 दिन हो चुके हैं। चीन सरकार को यह समझ में आने लगा है कि भारत एक राष्ट्रीय संकल्प के साथ इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है, वह झुकने वाला नहीं है। इसीलिए चीन की ओर से एक नरम रुख हमें दिखाई पड़ने लगे हैं। पेचिंग में चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है और नई दिल्ली में चीन के राजदूत ने बयान दिया है कि इस मसले पर बातचीत से ही हम इसे सुलझा सकते हैं। भारत ने भी यह संकेत दिया है कि राजनयिक स्तर पर और सैनिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मसले का हल जल्द निकल जाएगा। सुधीर जी, क्या आपको लगता है कि फिलहाल जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से एक तरह से आर्थिक रिश्ते मजबूत हुए चीन के साथ, और कहा जाए कि चीन की इकॉनमी और भारत की इकॉनमी को लेकर पूरी दुनिया में एक चर्चा थी कि कौन ज़्यादा इसमें आगे निकल जाएगा, और अचानक इस तरह से एक युद्ध भंगिमा हमें नज़र आती है चीन की ओर से, तो क्या इसमें आपको लगता है कि भारत सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको जनता के सामने स्पष्ट करने की ज़रूरत है? हमेशा तो हर एक सरकार का तो ये फर्ज है कि वो देश के सामने जो घटनाएं हो रही है उसका पूरा विवरण करें, और ये होता रहता ही है। रोज़ विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, और जब तक ये ऐसे राजनयिक चर्चा चल रही है, जब मिलिट्री कमांडर के दो बीच में बात चल रही है, तो उम्मीद है कि जैसे पहले 2-3 घटनाओं में, जैसे देपचौं में हुआ था, उसके पहले डोकलाम में हुआ, तो ऐसी तरह ये मामला भी हल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मैकेनिज्म हैं। इसीलिए जैसे हमारे आर्मी चीफ ने भी पहले कहा कि ऐसे मामले होते हैं, ऐसी तुरंत इतनी पैनिक होने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो इसी लाइन पर ये चल के देखना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। अभी चीन के जो राजदूत ने यहाँ स्टेटमेंट किया, बीजिंग में हुआ, उसको भी देखते हैं कि ये कितना उसमें गहरापन है। आर दे रियली फॉलोइंग अप ऑन दैट, और ऐसी बातें कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो हमको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। चीन का इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि चीन का इसमें लगता है कि डिप्लोमेटिकली, आर्थिक दृष्टया नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि भारत के साथ उनके संबंध ठीक ही थे। खैर, भारत ने कोविड के बाद एक स्टेप ली थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, मगर वो और भी कई देशों ने ऐसे लिए, सिर्फ भारत ने ली थी, ऐसी बात नहीं है। और भारत इसमें सतर्क है, तो ये बात तो ये भी और देशों जैसे हमने किया हुआ है। तो इसलिए चीन ने हमारे तरफ ऐसे क्यों अभी कदम उठाए, ये बात इतनी समझ नहीं आ रही है। मगर हमारे तरफ से हम LAC के अंदर है, हमने कोई ट्रांसग्रेशन किया नहीं है। हमने जो रास्ता बनाया है क्योक और दौलत बेग ओल्डी तक का, वो हमारे हिस्से में है। हम चाहते थे, हमने वहाँ एक नया अभी लैंडिंग बना दिया, यहाँ हमारे बड़े हवाई जहाज भी उतर सकते हैं। तो हमारी रक्षा के लिए, हमारे सार्वभौमत्व के लिए हम जो कर रहे हैं वो हमारे पूरे अधिकार में है। सार्वभौमिक देश का ये अधिकार है कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सब कुछ करे, और भारत भी यही कर रहा है। और जाहिर है इस समय चीन जिस तरह की आक्रामकता दिखा रहा है, उसने सीमा विवाद के तमाम उन दुखद प्रसंगों की फिर से याद दिला दी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस मुद्दे के कई दूसरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे,
या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं चीन की आक्रामकता को लेकर, जो खास तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख क्षेत्र में जिस तरीके से वहां पर तैनाती टैंकों की हो रही है और जिस तरह से सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि किस तरह से सैन्य तैयारियों में चीन मुब्तला है। हमारे साथ रंजीत कुमार वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। रंजीत जी, जिस तरीके से पिछले दिनों एक आर्थिक होड़ शुरू हुई थी और अचानक अब वो एक सैन्य होड़ हमें नजर आ रही है, आपको क्या लगता है इससे चीन हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, एक पैटर्न है। चीन ने हाल में जो कई कदम उठाए हैं, दक्षिण चीन सागर से लेकर के ताइवान और हांगकांग तक और दुनिया के बाकी इलाकों में भी चीन जिस तरह से आक्रामक रूप दिखा रहा है, खास करके आर्थिक क्षेत्रों में, सैनिक क्षेत्रों में, तो एक पैटर्न हम देख रहे हैं। जो कोविड महामारी की वजह से चीन जिस तरह से आलोचना का शिकार हो रहा है, घरेलू स्तर पर भी उसे एक राजनीतिक असंतोष का सामना करना पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके खिलाफ काफी उसकी निंदा हो रही है। तो इन सब से ध्यान हटाने के लिए चीन ने इस मौके का फायदा उठाया है और भारत पर भी एक सैनिक दबाव बनाने की एक रणनीति के तहत काम कर रहा है। देखिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच एक दूसरे की अवधारणाएं काफी भिन्न है, काफी अलग हैं और इसे लेकर के विवाद हमेशा पैदा हो जाता है। लेकिन चीन ने इसी का लाभ उठा करके भारत पर अपना आक्रामक रूप दिखलाया है। भारत के नियंत्रण रेखा में, भारत के इलाके में अपनी सेनाएं भेज करके अपना आक्रामक तेवर दिखलाया है। तो भारत पर वो सैनिक दबाव बढ़ाना चाहता है, खास करके ऐसे मौके पर जब कोविड महामारी से न केवल भारत जूझ रहा है बल्कि सारी दुनिया जूझ रही है। तो इस मौके के अनुरूप ही चीन ने मौके का लाभ उठाया है। बिल्कुल, चीन ने मौके का लाभ उठाया है। दुनिया इस समय कोविड से जूझ रही है और अचानक चीन ने सीमाओं पर इस तरह से स्थिति पैदा कर दी और भारत जैसे एक विराट पड़ोसी के साथ एक पुरानी तनातनी का वक्त जैसे लौट आया है। नवीन कुमार जी, आप पहले भी कुछ कहना चाहते थे और जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं तमाम चीजों को, क्या सचमुच आपको लगता है कि सरकार को जवाब देने का या खुलकर बोलने का वक्त नहीं आया है अभी? पंकज भाई, मैं पहले ये कहना चाहता था, मेरे मित्र हैं शिव भाटिया जी, मैं जानता हूँ कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन उनका कहना ये कि सरकार के एक अदने से अधिकारी ने कह दिया और हम उसको मान लें। वो अदना सा अधिकारी देश के उस राजनेता से जो डोकलाम के समय हो रही चीन और भारत की विवाद के समय में रात के अंधेरे में चाइना के राजदूत से मिलता था, उसका स्तर उससे कहीं ज़्यादा ऊंचा है। इस देश का सिपाही जो अपने सर के ऊपर अशोक स्तंभ लगा करके चलता है, उसका स्तर बहुत बड़ा है। जब वो बोलता है तब सरकार बोलती है और ये बात उनको समझ लेनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि वो जो बोला गया वो अदना सा अधिकारी नहीं, वो सरकार की तरफ से बोला गया और सरकार बोल रही है। तो 130 करोड़ लोग जाकर के बोल रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो गलत बोला। एक बात के अंदर स्पष्ट उनको मान लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या सरकार को अभी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सीमाओं पर जिस प्रकार की स्थिति है, उसको निपटने के लिए भारत की सेना, भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जो देश की जनता ने विश्वास जताया है, वो पूरी तरह से 100 आना खरा है, 16 आना खरा, उसके अंदर कोई कमी नहीं है किसी प्रकार से भी। और ये चीजें टीवी में, चर्चाओं में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रोज बैठ करके चर्चा करने के लिए होती भी नहीं है। सरकार ने हर बड़े से बड़े मसले को बड़े सूझबूझ के साथ बिना किसी नुकसान के अपने देश के हित में काम किए हैं और कर रही है लगातार। बिल्कुल, सीमाओं को सुरक्षित करने में सरकार हित में देश के काम कर रही है। अभी राजनीतिक साहब बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, उन्होंने बोला, सरकार साहब ने बोला कि जिस प्रकार से हमने वहां पर हवाई अड्डा बना दिया, सीमा जांच जिसको चीन को आपत्ति थी, वहां सड़कें बना दी, वहां सेना के पहुंचने के साधन को सुगम कर दिया। बिल्कुल, और मोदी सरकार ने कैसे पहले नहीं किया, पहले तो इससे किसी को इनकार नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने राज्य की इनकार नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं। नवीन कुमार जी, इससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है कि अपने क्षेत्र में अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत सरकार
को जो कुछ करना चाहिए वो करेगी और इसके लिए वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। सवाल इस देश की जनता और इस देश के विपक्ष को भरोसे में लेने का है। बहरहाल शिव भाटिया जी, आपको अभी आपने सुना जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि एक अदना सा भी अगर कोई सिपाही बोल रहा है, कोई अधिकारी बोल रहा है, तो आपको इशारों में ही समझ लेना चाहिए। ये डिप्लोमेसी की चीज़ें हैं, ऐसे टीवी डिबेट्स में शायद बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं टीवी डिबेट की चर्चा की बात नहीं कर रहा हूं। एक विश्व शक्ति के नाम के ऊपर अमेरिका का प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट देता है, आपकी तरफ से एक अधिकारी वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता। आप ही ने बोला है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आई है, उसके ऊपर आप मान लेते हैं कि हम उस बात को स्वीकार कर लें। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में एक राजदूत से जाके मिलता है, तो किसी ने नहीं कहा था। रोज पाकिस्तान को गाली देते हो आप, और आप किसी एक प्रधानमंत्री के पाकिस्तान की नाती की शादी के अंदर बिन बुलाए आप पहुंच जाते हो खीर खाने के लिए। वो आपको डिप्लोमेसी नजर नहीं आती, वो आपको बायलैटरल रिलेशन का मतलब नजर नहीं आता। आप कहते हैं चर्चा मत करिए, चर्चा आपने शुरुआत कर दी। आपने उस रात का जिक्र करके अपनी 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 जिज्ञासा जाहिर कर दी कि आप सीरियस है ही नहीं। इसलिए आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए सरकार को सामने आके बात करने का कि हाँ मिलने के लिए, और मना तो नहीं किया। आपको याद हो, आपके राहुल गांधी कहते थे कि वो चाइना के राजदूत से मिले नहीं, और उसके बाद उनको कहना पड़ा कि मिले थे। मैंने प्रश्न नहीं किया, ऐसा तो नहीं कहा ना देश के प्रधानमंत्री ने। आपके नेता कहते थे कि रात के अंधेरे में मिलने के बाद कि वो राजदूत चाइना से मिले ही नहीं। जब फोटोग्राफ सामने आई तो उनको कहना पड़ा कि वो मिले थे। गलती क्या है? अगर वो ये मांग रहे हैं कि भारतवर्ष की जनता 130 करोड़ उनकी समझ के आगे कुछ नहीं। शिव भाई, आप तो समझदार व्यक्ति है, आप अपनी तुलना राहुल गांधी से मत करिए। मैं समझ सकता हूँ राहुल, आप संगठन नवीन जी ऐसे बहस में फिर असली मुद्दा पीछे रह जाएगा। चीन के साथ लड़ाई है, हम लोग फिलहाल अपनी लड़ाई को थोड़ा सा स्थगित करें और एक दूसरे की बात सुनने की थोड़ा सा धैर्य रखें तो बेहतर होगा। नहीं पंकज भाई, ठीक है भाई, हम तो आप जानते हैं कि सुनने के ही पक्षधर हैं। नहीं बिल्कुल, हम तो सुन ही रहे। तो अभी हम लोग चीन के खतरे को समझ लें, चीन के खतरे को समझ लें। आपसी लड़ाई होती रहेगी। नवीन जी गांधी फैमिली को गाली दे दो, कांग्रेस ठीक है शिव भाटिया जी, आपकी बात भी आ गई। रंजीत कुमार जी, आपसे पूछना चाहेंगे अंत में हम कि आखिर ये जो पूरा विवाद है, इस समय हम देख रहे हैं कि चाइना तो अभी इस तरह से आक्रामक हुआ है, लेकिन नेपाल में भी जिस तरह से हमारे खिलाफ यानी भारत के खिलाफ इस समय भाषा आ रही है, क्या लगता है कि पड़ोसियों को अपने साथ रखने में कहीं हमसे चूक हो रही है और इसका फायदा चीन उठा रहा है? देखिए, नेपाल ने भारत को लेकर के जो रुख अपनाया है वो काफी हद तक नेपाल की अंदरूनी राजनीति की वजह से है। देखिए, अभी हाल में नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह का माहौल पैदा हुआ था। नेपाल के राजनेताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। तो इसे शांत करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने चीन की मदद मांगी। चीन के राजदूत ने नेपाली राजनेताओं की बैठक बुलाई और उनसे कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह को न बढ़ावा दें, और नेपाली राजनेताओं को अंततः चीन की बात माननी पड़ी। और इसी के शुक्रगुजार थे नेपाल के प्रधानमंत्री, आसानमंद थे कि उन्होंने चीन के पक्ष में एक तरह से बयान दिया। भारत के खिलाफ काला पानी इलाके को लेकर के जो विवाद पैदा खड़ा किया है, वो चीन को एक तरह से खुश करने के लिए किया है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि काला पानी के इलाके में सामरिक महत्व का एक मार्ग ऐसा बन जाए जिससे भारत को सामरिक लाभ की स्थिति पैदा हो। चीन के इलाके में भारत एक ढांचागत निर्माण कर रहा है, वो चीन को काफी खटक रहा है। तो इसलिए नेपाल के राजनेताओं ने जो हाल में जो कदम उठाया है, जो ताजा रुख अपनाया है, वो काफी हद तक चीन के रवैये के अनुकूल लगता है। सुधीर जी, आखिर ये जो सीमा विवाद है, जो कहीं ना कहीं हमारे एक औपनिवेशिक जो विरासत है उसका हिस्सा भी रहा है, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग या जो पूरा दक्षिण एशिया में खासतौर पर जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच इसको स्थायी रूप से हल करने की दिशा में कुछ गंभीर कदम उठाए जाए? क्या हम सिर्फ ये कहें कि आंतरिक कारणों से सब इस तरह से उग्र रुख अख्तियार करते हैं क्योंकि ये सिद्धांत फिर सभी पर लागू होगा? क्या आपको इसमें कोई गुंजाइश नजर आती है, या फिर सभी तरह की सत्ताएं अंततः इस विवाद को बरकरार रखना चाहती हैं? देखिए, दक्षिण एशिया में ये ऐसे प्रश्न हर एक देश के
साथ नहीं है, ये खासकर चीन के साथ है और चीन के साथ बहुत लंबे अरसे से ये चलता आया है। नेपाल के साथ अभी जो नया प्रश्न उभर के आया है वो तो जैसे अभी रंजीत जी ने बता दिया, खासकर नेपाली इंटरनल पॉलिटिक्स का वो हिस्सा है और इसीलिए अभी भी हमने देखा कि वो नक्शे की जो बात होने वाली थी उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत है नेपाली पार्लियामेंट में, तो वो उन्होंने टेबल नहीं किया है क्योंकि नेपाली जो पक्ष है, राजकीय पक्ष, वो भी उसके उस पर राजी नहीं है अभी तक। तो दूसरे देशों की जब तक बात है, जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी हुआ है, मैरीटाइम बाउंड्री भी हो गया है। म्यांमार के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं। श्रीलंका के साथ मैरीटाइम बाउंड्री बहुत पहले से है, वहाँ भी संबंध सुधर रहे हैं। तो ऐसे जनरल स्टेटमेंट साउथ एशिया के बारे में नहीं हो सकता जी। मगर आपका कहना ये सही है कि दक्षिण एशिया में जब तक शांति नहीं होगी और हमारे ये जो सब बॉर्डर इशू जब तक निपटाए नहीं जाएंगे, तो तब तक भारत की प्रतिमा भी इन देशों में और दुनिया में ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो भारत का हमेशा यही प्रयत्न रहा है कि दक्षिण एशिया के साथ हम अच्छे संबंध रखें। छोटे छोटे देश हैं, हमारे पड़ोसी देश है। देश का भूगोल जो है वो कभी बदल नहीं सकते। तो भूगोल के नाते इसीलिए हमें ये मन में रखते हुए इन देशों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए। और इसी कारण चीन के साथ जो पहले एग्रीमेंट हुए हैं, आपको 2-3 एग्रीमेंट के बारे में जिक्र करना मैं चाहूँगा। एक तो डेंग सियाओपिंग के साथ 1987 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए थे उस समय, उसके बाद 1993 में और 1996 में, और बाद में अभी 2005 और 6 में कई बार ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते आए हैं हम लोग, क्योंकि इसकी वजह से शांतिपूर्ण पद्धति से हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो निपटा सकते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से नेपाल के साथ यही सभी मतभेदों को सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः आर्थिक प्रगति का रास्ता शांति से होकर जाता है। ये बात भारत अच्छी तरह समझता है और बेहतर हो कि चीन भी समझ जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। आज के लिए राजनीति में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।